everyone. Good afternoon. Good morning, in fact. I hope you guys are doing well. So, we are starting with this new batch जिसके अंदर हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से कमेंट्स करने वाले हैं. सो आई एम आंचल शर्मा, योर एजुकेटर, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस बैच वेयर पेपर 1 इज आवर मोटिव, एंड फॉर दैट विल स्टार्ट विद पेपर के अंदर जो यूनिट 1 है, teaching aptitude. Now it's one of the most important unit. Why is it so important? Because of course हम लोग future lecturers बन रहे हैं, so teaching skills सीखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. Let us start this journey, and जितने भी classes हमें लगेंगी उसके अंदर हम काफ़ी सारे important terms, terminologies, teaching aptitude से related concepts को सीखेंगे. Now why is this unit इम्पॉर्टेंट टू स्टडी ऑल्सो? बिकॉज ये डायरेक्टली नहीं आ रही है पेपर में, थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से इसको देखा जाता है पेपर के अंदर. तो इनडायरेक्टली सीखने के लिए आपको फाउंडेशनल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए. इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक चीज़ें यहाँ पे क्लासरूम में आप मेरे साथ यहाँ पे सीखने वाले हो. ठीक है. सो विदाउट टॉकिंग अ लॉट, पहले तो सबसे पहले यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस ही दिखाती हूँ. नाउ सिलेबस कहीं पर भी ऐसे मेंशन नहीं है कि अंदर क्या क्या चीज़ें आनी है ना. बट ऑफ कोर्स हम लोगों ने इतना पेपर को देख लिया है, एनालाइज कर लिया है, सो वी ऑलरेडी कैन डिकोड की कितनी सारी चीज़ें हमें करनी है, एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट नॉट. नाउ of course I will be adding a lot. जो भी ये चीज़ें हैं ये सिर्फ पेमा फासा है, इट्स ओनली ऊपर से आपके लिए, बिकॉज हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, सिर्फ इतने ही लेवल पे हम नहीं छोड़ते हैं इन चीज़ों को. सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नाउ आस्क्ड इन योर एग्जाम. वाई? बिकॉज वो और बाकी कंपेरेटिव एग्जाम्स के अंदर आती है. सो वील बी डीलिंग विद दोज थिंग्स ऑल्सो, एंड ग्रेजुअली आई एम प्रिटी श्योर दैट यू विल लर्न everything that is there and you'll understand everything as well. Okay, so let us start. He will just give me the tab once the issue is fixed. So the topics that we will cover as per the teaching aptitude syllabus that is there in your UGC NET exam are mentioned as follow. You have this, what exactly is teaching. सबसे पहले हम बात करेंगे the definition of teaching, what is teaching. यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं. Then the concepts that are related to teaching and teaching per se, the objectives of teaching. इसके अंदर we have principles and the maxims, both of these things. Maxims से काफ़ी सवाल आ रहे हैं, just very unexpected. पहले आया करते थे, but now they are asking a lot of questions from maxims as well. So we will be talking about that. Then we have the levels of teaching. We know that there are 3 levels of teaching and we'll be dealing with those 3 levels. Characteristics of teaching, again very important. Characteristics के अंदर हम बात करते हैं teaching क्या है, teaching कैसी होती है, क्या प्रोसेस होता है. तो काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे उसके अंदर देखते हैं. देन हम लर्नर्स के बारे में जानते हैं. नाउ लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, वी हैव adolescent learners, we have adult learners, we have individual learners, we have different types of learners according to different styles of learning also. So learners का IQ, learners के बारे में जो EQ है, देन उनका कॉग्निशन है ना, कॉग्निटिव नॉलेज, या फिर उनके लर्निंग के बारे में, या फिर उनके स्टाइल्स के बारे में. इनफैक्ट एक बारी तो पेरेंटिंग स्टाइल्स भी आ गया था पेपर में, तो पेरेंटिंग स्टाइल्स को भी हम देखते हैं. सो लर्नर्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको यहाँ पे अच्छे से पढ़ने वाले हैं. देन ऑफ कोर्स यू कैन ऐड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि हम इसके अंदर डोमेन्स ऑफ लर्निंग भी देखते हैं. वो भी एक लर्नर से ही रिलेटेड चीज़ हो जाती है, बिकॉज लर्निंग कैसे हो रही है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन दिस टॉपिक ओनली. And then you have factors affecting the teaching. So here this topic is very very famous, और ये सब लोगों ने सुना भी होगा. इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. So teaching centric knowledge and the learner centered knowledge, which is the traditional and the modern knowledge also, या modern teaching also. इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. Factors affecting teaching and how teaching is affected because of the different methods that you take. Both of these are 2 very different topics and we will be catering to those. Then the support material, the instructional facilities or the teaching aids, जिन्हें हम teaching aids के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में भी समझेंगे. Then methods of teaching in institutions of higher education. Then you have teacher-centered and learner-centered methods. Then you have offline and online methods. Again, this is very same to the traditional versus the new methods of teaching, and traditional versus new methods जो हैं, या फिर new की जगह आप modern methods भी कर सकते हो, उनके बारे में हम जानेंगे. Right?
Then we have teaching support system where we will know about the ICT based knowledge a lot. There are a lot of questions जो आजकल tools से related आ रहे हैं, मतलब कौन से आपके ICT based tools हैं जो आप class में use करते हो, and you know all of these things are important again. Then you have evaluation systems where we will get to know about the elements, the types of evaluation in the choice based credit system, and how higher education sees evaluation that is conducted. So we'll be talking about the different kinds of evaluation here. We'll be talking about what exactly is a test. We'll be talking about what is an assessment. We'll be talking about what exactly is measurement, the kinds of evaluation, that is the ipsative evaluation, the formative evaluation, summative evaluation, diagnostic evaluation, placement evaluation. Then we also will talk about the peer reviewed, you can say peer evaluation, not reviewed, peer evaluation kar lo, but we'll be talking about all of these things together. Then we have the computer based testing, innovative evaluation styles, which are all in the modern teaching. So we'll be studying about the LMS, the learning management systems, again important. We'll be talking about all the latest technology that is used in teaching. For example, we have Moodle, we have different websites that are there. Kahoot is a website that we use. Some are the game based teaching methods, and some are the methods, some are the sites that are used just for planning the classroom. Some are there for management of the classroom. So that is a very important topic, and a lot of questions are asked from the modern sector. We'll be also learning about what exactly is blending or blended teaching. We will be talking about flip classroom also. So flipped classroom, blended learning, blended teaching and learning. What is a TL process? Then there are other methods that are there. Not only this, we'll also be talking about the models of teaching. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडल्स ऑफ टीचिंग. मॉडल्स ऑफ टीचिंग अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड इसके साथ साथ इन हर मॉडल का हम लोग सिंटेक्स भी देखते हैं. सो ग्रेजुअली धीरे धीरे आप देखोगे कि ये जो लगता छोटा यूनिट है और इजी यूनिट है, इट इज अ टाइम टेकिंग यूनिट विच हैज अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड, एंड वी विल बी डीलिंग विद ऑल ऑफ दोज थिंग्स टुगेदर. ओके, then let me just start my class. We will be starting with a very basic question कि aptitude क्या है. सब लोगों ने ये teaching aptitude word सुन लिया है, but अब ये aptitude होता क्या है मैम, ये भी बताओ. अब aptitude क्या है? तो is there anyone who is aware what exactly is aptitude? By the way, I have my tab. सो हम बेसिक टॉपिक्स सारे अच्छे से कवर करने वाले हैं, और उसके अंदर मेरा पहला क्वेश्चन ही ये होना चाहिए कि टीचिंग क्या है और एप्टीट्यूड क्या है. व्हाट डू यू थिंक? ओके, चलो लेट मी स्टार्ट. सो एप्टीट्यूड बेसिकली इज अ कंडीशन. एप्टीट्यूड क्या है? एक कंडीशन है, एक क्वालिटी है, और अ सेट ऑफ क्वालिटीज इन एन इंडिविजुअल which is indicative of the probable extent to which he or she can extend the acquire under suitable training. तो आपकी बेसिकली जो एप्टीट्यूड होता है वो ये दिखाता है कि बच्चा कितना ज्यादा सीख सकता है. टू व्हाट एक्सटेंड अ चाइल्ड कैन लर्न, टू व्हाट एक्सटेंड ही और शी कैन स्ट्रेच हिमसेल्फ और हरसेल्फ. इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं. अगर मैं आपको चलो एक रबर बैंड दिखाती हूँ, ठीक है? लेट मी सी, अगर मेरे पास मेरा ही रबर बैंड हो तो, एंड शायद इससे बेटर समझ आएगा. अगर ये मेरे पास एक रबर बैंड है, अगर इस रबर बैंड को मैं स्ट्रेच करती हूँ तो ये इतना स्ट्रेच तो हो सकता है, बट क्या इससे ज्यादा स्ट्रेच होगा? नहीं, ये इससे ज्यादा इसलिए स्ट्रेच नहीं होगा बिकॉज हर बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना सीख भी सकता है. तो ये जो सीखने की क्षमता है उस बच्चे के अंदर, उसको हम लोग कह देते हैं एप्टीट्यूड. समझ गए होंगे आप सब एक एग्जाम्पल से. सो एप्टीट्यूड पॉइंट्स द करेक्टरिस्टिक्स, द क्वालिटी और द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन, कि पर्सन के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैसे कैसे इंप्रूव कर सकता है और कितना इंप्रूव कर सकता है, बिकॉज एवरीथिंग हैज इट्स लिमिट्स. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड कैरीज बेसिक assumptions, और क्या assumptions हैं? एंड इंडिविजुअल्स
पोटेंशियलिटीज आर नॉट ऑल इक्वली स्ट्रॉन्ग। और हर जो भी बच्चा है आपके पास या कोई भी आप जिसको पढ़ा रहे हो, उसका जो आप कहो पोटेंशियल है ना, वो सेम नहीं होगा। ऐसा भी होगा अगर ए बच्चा है और बी बच्चा है, तो ए का भी अलग होगा, बी का भी अलग होगा। इनफैक्ट ए के अंदर भी अलग अलग स्किल्स होंगी, स्किल 1, स्किल 2, स्किल 3, ये अच्छी होगी, ये बुरी, ये अच्छी। हर बच्चा परफेक्ट तो नहीं हो सकता, किसी चीज में अच्छा होगा, किसी चीज में बुरा होगा, और यही सारी चीजें हम लोग देखते हैं एप्टीट्यूड के अंदर। इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर पोटेंशियलिटीज, इंडिविजुअल भी अलग हैं, एंड डिफरेंसेस आर रिलेटिवली स्टेबल। और एक पॉइंट पे तो आपको स्टेबिलिटी देखनी ही पड़ेगी, बिकॉज आप देखते हो कि स्ट्रेच कितना कर सकते हो ना बैंड को, दैट इज स्टेबिलिटी ओनली। तो एग्जैक्टली एप्टीट्यूड क्या है, अगर ये समझ आ गया तो IQ, EQ, कॉग्निटिव नॉलेज, ये सारी चीजें भी समझ आ जाएंगी। एंड लगता इजी है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये फाउंडेशनल है। एंड आई ऑलवेज गो विद फाउंडेशनल थिंग्स। सबसे पहले तो बहुत जरूरी है वो चीजें भी समझाना आपके। अगर आपने कभी बीएड कभी करने का भी सोचा है ना, तो ये सारी चीजें वहां भी यूज आनी है। अगर कभी कोई कंपैरेटिव एग्जाम और कोई देना है तो ये वहां पे भी आएगा। तो इन चीजों को हम लोग सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज की तरह नहीं समझेंगे, इन्हें आराम से हम लोगों को बैठ के होलिस्टिकली समझना पड़ेगा। सो आई होप सबको एप्टीट्यूड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या हो गया फिर? अगर एप्टीट्यूड हो गया आपकी ह्यूमन कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ सकती हूँ कि फिर टीचिंग क्या है? टीचिंग क्या लगता है? तो टीचिंग इज द डिलीवरी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स फ्रॉम, हेलो पुरान, हाउ आर यू, हाउ आर यू, and you from where? Can we talk a little? Can I get to know you a little? This is just my first class, I believe. You have started your batch with Himani, और उनकी भी अभी तक, अच्छा I think नहीं हुई है उनकी क्लास भी. So this is the very first class that you are having for teaching aptitude, and the first paper that we have. You're from where? Can I know that? Can we talk a little? Okay. So the next question that comes to my mind is what exactly is teaching then? तो मैम ये समझ आ गया कि एप्टीट्यूड होता है कि मैं रबर बैंड कितना खींच सकता हूँ, मेरा अंदर कितना पोटेंशियल है। तो अब इस पोटेंशियल के अंदर जब ये रबर बैंड खुल गया है, सपोज करो आपका ब्रेन ऐसे खुल गया है, तो टीचर उसके अंदर सामान भी तो डालेंगी ना। बस एक ही चीज समझनी है जो मैं पूरा टाइम टीचिंग एप्टीट्यूड में और कम्युनिकेशन में भी बोलूंगी, कि बच्चे का दिमाग एक सैक जैसा है। ये सपोज एक सैक है, सैक क्या होता है? बोरी। और मेरी क्लास में यहाँ पे मैं इसको एक चाइल्ड मान रही हूँ, या मैं इसको एक ब्रेन मान रही हूँ, मतलब बच्चे का दिमाग मान रही हूँ, या किसी टीचर का दिमाग भी मान रहे हैं, बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड टीचर्स को सिखा रहे हैं हम लोग। ये जो सैक है, इसके अंदर आप कितना डाल सकते हो, ह्यूमन माइंड में कितनी चीजें डाल सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी है, वो आपका एप्टीट्यूड है, isn't it? लेकिन आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट्स डाल रहा है वो हमारी टीचर है। तो टीचर का रोल भी इंपॉर्टेंट है और लर्नर का रोल भी इंपॉर्टेंट है। सो टीचिंग लर्निंग अपने आप में बन जाता है एक टीएल प्रोसेस। क्या बनता है? एक टीएल प्रोसेस, जिसके अंदर टीचर भी जरूरी है और लर्नर भी जरूरी है। तो फिर टीचिंग क्या हुआ? टीचिंग इज अ प्रोसेस दैट फैसिलिटेट्स लर्निंग। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो लर्निंग होने देता है ना। यहाँ पे लर्निंग हो रही है ब्रेन की, तो ये सब लोग नोट करेंगे। टीचिंग इज अ प्रोसेस दैट फैसिलिटेट्स लर्निंग, इम्पार्टिंग नॉलेज एंड गाइडिंग द लर्नर्स। और गाइडेंस किस चीज की मिल रही है? गाइडेंस मिल रही है स्किल्स की। आप स्किल्स भी सीखते हो, आप वैल्यूज भी सीखते हो, आप फैक्ट्स भी लेते हो, आप अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हो। सो डिलीवरी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स फ्रॉम द मोर नॉलेजेबल वन, मोर नॉलेजेबल वन यहाँ पे टीचर है बस, मोर नॉलेजेबल वन टू द लेस नॉलेजेबल वन। अब ये एज का कुछ नहीं है, आप बोलोगे यार ये तो बहुत छोटा है, इससे क्या सीखूं मैं? सीखना किसी से भी हो सकता है। ये भी टाइप्स ऑफ लर्निंग के अंदर एजुकेशन में हम करेंगे, बस उसको आपसे किसी चीज के बारे में थोड़ा ज्यादा पता है।
आप मुझे बोल सकते हो मैम मेरी तो आपसे भी ज्यादा बड़ी एज है, बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड, अब जब भी आप यूजीसी नेट दे रहे हो कोई एज तो नहीं होती ना उसकी। हो सकता है कि मेरे बैच में कोई ऐसा भी ऐसा भी कोई पर्सन हो जो मुझसे बहुत बड़ा है, एंड दैट्स फाइन, आई विल रिस्पेक्ट दैट पर्सन। बट मैं यहाँ पे रिस्पेक्ट क्यों डिमांड करूंगी? बिकॉज शायद, एंड आई एम सेइंग शायद, देर आर अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, आई एम नॉट सेइंग दिस कि मुझे बहुत पता है, कि शायद मुझे इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पता हो सकता है। सो मैंने आपको कोई गाइडेंस दे दी, किसी तरीके की गाइडेंस, स्किल, नॉलेज, कुछ भी डिलीवर करना, किसी भी चीज से आप कुछ भी सीख सकते हो सकता है आप मुझसे ये सीखो कि यार ये वाली शर्ट तो अच्छी लगती है, शायद मैं ये शर्ट पहन के जा सकता हूँ। सिंपल, आपने सिर्फ फैशन एडवाइस ले लिया है, वो भी टीचिंग है, दैट इज ऑल्सो टीचिंग। तो टीचिंग हो सकता है कोई स्किल, वैल्यू, कोई फैक्ट, कोई नॉलेज, कोई अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी जो आप एक मोर नॉलेजेबल वन से ले रहे हो, उसको हम लोग टीचिंग कहते हैं। इट इज द डिलीवरी ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, नॉलेज, है ना, उससे हम क्या बोलेंगे? टीचिंग बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे पुरन को बात नहीं करनी है, इज इट पुरन और पुरान, मतलब क्या प्रोनाउंसिएशन है? लेट मी नो, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं गलत बोलूं के। बता सकते हो, मतलब इट इज अप टू यू। चलो, तो हमें समझ आ गया होगा कि गाइडिंग द लर्नर्स, इम्पार्टिंग द नॉलेज एंड फैसिलिटेटिंग द लर्निंग। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट लर्निंग, ये वर्ड आपका इतनी बार पेपर में आएगा ना, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट। टीचिंग एप्टीट्यूड में ना अगर आपने वर्ड्स पकड़ लिए तो आप कहीं पर भी कुछ भी सॉल्व कर पाओगे। एक कम्युनिकेशन में क्वेश्चन आया था, अगर आपने देखा हो 2-3 साल पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज नो ओरैलिटी। ओरैलिटी का मतलब नहीं समझ आ रहा था बच्चों को, मतलब इतना इजी क्वेश्चन था, लेकिन बच्चों ने गलत करा। क्यों? बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स और फैक्ट्स हम लोग को समझने होते हैं। उन वर्ड्स को अगर मतलब आपको समझ आ गया उन वर्ड्स का मीनिंग, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे मेटाकॉग्निशन का अगर मतलब समझ आ गया, यू आर ओके नाउ, यू कैन हैंडल एनी क्वेश्चन जो कि मेटाकॉग्निशन से रिलेटेड है। इसीलिए ये वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। फैसिलिटेट का मतलब होता है केटर करना, हेल्प करना। ठीक है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं पता, तो आप पूछना बीच में, वर्ड का मतलब पूछ लेना। जैसे कम्युनिकेशन में एक वर्ड आएगा एंट्रॉफीज, उसे हम बैरियर्स भी बोलते हैं, पेपर में एंट्रॉफी आ जाता है, बस दूसरा वर्ड लिख देते हैं, यही होता है। इस बारी का पेपर वॉज वेरी बैड, इस बारी का पेपर मत देखना बेस ईयर, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर। इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, anyone who's watching me, I am here teaching for English literature as well, that's my core subject, and I am so sorry for what happened. Like literally my students are scoring very well. क्यों very well? Because we have done PYQs, but this is मतलब it's a huge injustice उन बच्चों के लिए जो मेरे साथ 6-6 घंटे की मैराथन ले रहे थे। That's so wrong। हमने इतनी सारी नई थ्योरीज करी, इतना कुछ किया, पेपर पूरा PYQ बेस्ड आ गया। ऐसा बारी बारी नहीं होगा। इनफैक्ट देर आर सम न्यूज जो कि मतलब कुछ न्यूज चैनल्स बोल रहे हैं दैट शायद सोशियोलॉजी का पेपर तो लीक भी हो गया है, तो नो वंडर, हो सकता है सबका पेपर लीक हुआ है इसीलिए इन्होंने ऐसा कर दिया है, तो उसको बेस ईयर मत लो। लेकिन फिर भी आई एम टेलिंग यू दैट जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, सारे एनालाइज करने के बाद आई एम टेलिंग यू, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आए हैं, जो क्लास में कराया है वही आएगा, और इन वर्ड्स के ऊपर प्ले करके ही क्वेश्चंस बने हैं। जैसे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग ही आया है, जब टीचिंग ही नहीं पता तो मैक्सिम समझ नहीं आएगा। सो लेट अस just start this journey very with a lot of dedication. I need dedication from your end as well, and if there is anyone who is not clear with what exactly is paper 1 ma'am, कितनी यूनिट्स हैं, वो भी बताना, तो वो क्लास मैं मतलब उनके बारे में भी मैं बात कर लूंगी, बिकॉज आई डायरेक्टली स्टार्टेड टीचिंग बिकॉज आई एज्यूम दैट यू गाइज आर वेल अवेयर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इफ यू वांट आई कैन टॉक अबाउट दैट थिंग एज वेल, हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे। स्ट्रैटेजी आई विल टेल यू हाथ के हाथ ही, मैं साथ साथ में ही बताती चलती हूँ कि कैसे कैसे करना है। इजी है, पेपर 1 में स्कोर कर लो, पेपर 2 हमेशा उल्टा पुल्टा कर देते हैं, कभी बहुत इजी, कभी बहुत मुश्किल, कुछ भी करते हैं। सबसे ज्यादा जो स्टेबल रह रहा है वो पेपर 1 रह रहा है। पेपर 1 की जो कोर यूनिट्स हैं वो तो करनी ही है, बाकी यूनिट्स भी करनी है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बिकॉज सो यू आर नॉट सपोज टू लीव एनीथिंग, यू आर सपोज टू एक्चुअली सिक्योर मार्क्स, ताकि आप पेपर 1 इतना अच्छा कर दो कि पेपर 2 में अगर
कुछ ऊपर नीचे भी हो तो कंपनसेट हो जाए, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पेपर 1 आपका क्वालिटेटिव होता था, बस अगर आपके 25 नंबर आ गए दैट्स इट, वो जुड़ता नहीं था परसेंटाइल में। अब वो जुड़ता है ना आपके उस पेपर में, तो इसमें इतना अच्छा कर लो जो कि डुएबल है, इट्स वेरी वेरी डुएबल। ओके, चलो, तो समझ आ गया होगा कि टीचिंग क्या है। तो फिर टीचिंग एप्टीट्यूड क्या हो गया, दोबारा एक साथ में, टीचिंग एप्टीट्यूड इज द कैपेसिटी टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी विद अ गिवन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग इन टीचर एजुकेशन। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड होता है जब टीचर को एजुकेशन मिल रही है, टीचर कितना सीख सकती है, यहाँ पे तो हम टीचर को ही सिखा रहे हैं ना, right? It refers to the capacity of an individual to be skilled in teaching by receiving formal and informal training. Like intelligence test, various aptitude tests have been devised to measure aptitude of an individual in various specific fields of activities. Many factors are involved with teaching aptitude, and it depends upon certain personal traits, intellect, and temperament. These often enable the teacher to get over even drastic constraints and impose on his or her performance. सिंपल बात लिखी है, इसका क्रक्स सिर्फ इतना है दैट टीचिंग में टीचर क्या कर रही है, आपको चीजें सिखा रही है, आप वो स्किल सीख रहे हो, इसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हो। सो टीचिंग इज नथिंग बट अ प्रोसेस थ्रू विच यू कैन फैसिलिटेट लर्निंग, इम्पार्ट नॉलेज एंड गिव गाइडेंस। सो इट इज प्लान्ड एंड इट इज अ वेरी पर्पसफुल एक्टिविटी। अब ये वाले वर्ड्स भी लिखना स्टार्ट करो। टीचिंग कैसा होता है, टीचिंग एक प्लान्ड एक्टिविटी है, टीचर प्लान करके चीजें कराती है। ये कैसा है, ये इसका एक पर्पस है, मैं आपके सामने बोल रही हूँ, उसका कुछ तो पर्पस होगा ना। ऐसा तो है नहीं मैं यहाँ आके गाना गा रही हूँ, ABCD गा रही हूँ, नहीं, पेपर में आता है इसलिए बता रही हूँ। तो पर्पस तो है, और मेरा पर्पस है आपको ये पेपर क्लियर कराना, JRF के साथ क्लियर कराना। तो ये क्या हो गया, दिस इज पर्पसफुल एक्टिविटी जो प्लान्ड है। मैं क्लास में आई, मैंने फर्स्ट क्लास स्टार्ट करी, हेलो बोला, इंट्रो दिया, ये सब तो प्लान्ड है ना। अगर पीछे से स्टार्ट कर दूंगी तो क्या चीजें समझ आएंगी, अगर पहले ही बता दूंगी कि अपना 5 मॉडल्स करेंगे वो पेपर में आ जाता है, फिर बताऊंगी टीचिंग क्या है, तो क्या समझ आएगा, नहीं। और यहीं से ही मैं आ जाती हूँ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पे। यही वाले हैं मैक्सिम्स जो आपके हर पेपर में आए हैं इस बारी 2026 के अंदर। इन ऑलमोस्ट ऑल द शिफ्ट्स देयर वर स्टूडेंट्स टेलिंग अस दैट मैक्सिम्स से क्वेश्चन बहुत आए हैं, और ये एक बहुत बहुत बड़ी चीज थी, बिकॉज इतने सालों से मैक्सिम्स प्रिंसिपल्स इनसे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग इन चीजों को नोट करें। ओके, सो कम्युनिकेशन एक मतलब आपका टीचिंग जो है एक प्लान्ड और एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट, और ये किसके बिना नहीं हो सकता, ये कम्युनिकेशन के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए ही 2024 का पेपर चेक करो, 23 का करो, 24 का, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो ओवरलैपिंग लगते हैं। कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड के 1-2 क्वेश्चंस ऐसा लगता है कि किसका है, समझ नहीं आ रहा, टीचिंग का है कम्युनिकेशन का है, बिकॉज हर जगह पे तो बात कर ही रहे हो, तो ओवरलैपिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, राइट। सो टीचिंग एम्स एट अचीविंग द एडुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फिर टीचिंग का एक एम है, और उसका एम है आप अपने एडुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर लेते हो। क्या करते हो, एडुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। इट कैन बी फॉर्मल, इट कैन बी इनफॉर्मल, और इट कैन बी नॉन फॉर्मल। अब टीचिंग कैसी हो सकती है, टीचिंग हो सकती है फॉर्मल, टीचिंग कैन बी नॉन फॉर्मल, और टीचिंग कैन बी इनफॉर्मल। अब ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कुछ साल पहले आया था, अभी रिसेंटली में नहीं देखा गया है, बट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल टीचिंग हो गई जो आप लोग जैसे स्कूल्स में ले रहे हो, वेल स्ट्रक्चर्ड वेल प्लान टाइप ऑफ टीचिंग जो होती है वो फॉर्मल टीचिंग कहलाती है, राइट। इट इज द क्लासरूम टीचिंग दैट वी हैव। इनफॉर्मल टीचिंग होती है जो आप किसी की मेंटोरशिप से लेते हो। नॉन फॉर्मल टीचिंग हो गई जैसे आप कोचिंग सेंटर्स से ले रहे हो, है ना। तो ये 3 तरीके की टीचिंग है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, जो भी पेपर में देखा गया है। वाओ, समवन लेफ्ट द चैट, सही है, बहुत इजी लगता है टीचिंग एप्टीट्यूड, आई नो, दैट्स फाइन, रिकॉर्ड में देख लेना। ठीक है, चलो, ओके। सो
टीचिंग इन्वॉल्व्स अ टीचर, सो अब टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर टीचर है, लर्नर है, कंटेंट है। कंटेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, कंटेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, कंटेंट होता है skill to be communicated, a thoughtful purpose on the part of the learners to learn, and finally a method that respects the learners cognitive integrity and freedom of चॉइस। सो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर अगर कोई आपसे पूछे कि टीचिंग क्या क्या इन्वॉल्व करता है, तो टीचिंग इन्वॉल्व करता है टीचर, लर्नर, कंटेंट, जिसके अंदर कंटेंट का मतलब है आपको जो नॉलेज इम्पार्ट की जाती है, राइट। सो टीचिंग एप्टीट्यूड रेफर्स टू अ पर्सन्स नेचुरल एबिलिटी, स्किल एंड इंक्लिनेशन टू टीच इफेक्टिवली। अब ये टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है एक टीचर कितनी ज्यादा स्किलफुल है और पढ़ा पा रही है ना। ये बात याद रखना, ये बच्चे की स्किल से ज्यादा टीचर की स्किल है कि टीचर कितना अच्छा करा पा रही है। हम यहाँ पे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बात भी याद रखो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो। हम यहाँ पे उन टीचर्स की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में लेक्चरर्स बन रहे हैं, तो हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हम कैसे बेटर पढ़ा सकते हैं, हम क्या बेटर कर सकते हैं। ओके, ये उसकी बात है। इट रिफ्लेक्ट्स टीचर्स रेडीनेस। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या दिखाता है कि टीचर क्या रेडी है, क्या टीचर तैयार है हमेशा। जब भी किसी बच्चे ने कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा होता है, और शायद क्लासरूम में नहीं होता, यूट्यूब पे तो कुछ भी पूछते हैं। कल मैं क्लास ले रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर की यूट्यूब पे, और मुझसे पूछ रहा है इको की क्लास कब स्टार्ट होगी। मैम सुन क्यों नहीं रहे हो, सुन क्यों नहीं रहे हो। अरे लिखा है कि हमारी इंग्लिश की क्लास है। कुछ भी पूछेंगे बच्चे, हाउ विल यू हैंडल इट, ये सारी चीजें हम यहाँ देखते हैं। तो ये रेडीनेस देखता है, ये टीचर की नेचुरल एबिलिटी देखता है ना। एक वर्ड यूज करती हूँ, यही पेपर में आपके लिए यूज होगा, स्किल वर्ड यूज नहीं होगा पेपर में, वर्ड यूज होगा कंपिटेंसीज। ये टीचर की कंपिटेंसीज देखता है। कंपिटेंसीज क्या होता है, स्किल्स, कि क्या क्या स्किल सेट है इस टीचर का, ये क्या क्या कर सकती है। ठीक है, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स है, रेडीनेस, नेचुरल एबिलिटी, क्या इसके अंदर ऐसी स्किल है कि ये अंडरस्टैंड कर सकती है लर्नर्स को। तो कंपिटेंसीज टू अंडरस्टैंड द लर्नर्स, क्या टीचर के अंदर ये चीजें भी हैं। क्या टीचर के अंदर क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन है, क्या टीचर क्लैरिटी से कम्युनिकेशन कर सकता है। सपोज करो मैं आपसे बात ही ना कर पाऊं, मैं बस यही करती हूँ या यू नो, तो आप सुनोगे मेरी बात, आप चले जाओगे ना। इफ आई कैन नॉट टॉक, इफ आई कैन नॉट डिलीवर व्हाट आई नो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मी स्टैंडिंग हियर। आई नीड टू बी वेरी प्रोफिशिएंट इन व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू। ऑफ कोर्स सब नर्वस होंगे, सब पहली क्लास हो सकती है, ये हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कैन बी देयर। आप क्या देखोगे, यू कैन सी थ्रू द टीचर। आप धीरे धीरे जब उसकी बात सुन रहे होगे आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या कर रही है, इन्हें आता भी है या नहीं आता है। यही होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, वो 7 C's होते हैं ना, यही क्लास में टीचर को भी यूज करना पड़ता है, नहीं तो कोई बच्चा तो सुनेगा नहीं। तो इसीलिए क्लैरिटी ऑफ व्हाट द टीचर इज सेइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि टीचर हमेशा सही होती है, विंडोज फॉर इम्प्रूवमेंट है, लेकिन यहाँ बात हो रही है नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के बीच में। उसके बाद है एबिलिटी टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ये लाइन आप पेपर में बहुत बार देखोगे। ये क्या लाइन है, एबिलिटी टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो एक अच्छे टीचर का अगर आ गया रोल ऑफ टीचर, कुछ साल पहले बड़ा मतलब हर जगह पे ये क्वेश्चन आता था कि रोल ऑफ टीचर क्या है। तो रोल ऑफ टीचर इज सबसे पहले तो टू बी वेरी प्रोफिशिएंट इन व्हाट एवर शी इज टीचिंग। अगर वही नहीं आता तो बात तो वहीं खत्म। देन मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स। उसके बाद आता था ये पॉइंट, एबिलिटी टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अगर मैं क्लास में आके आपको ताने मारूं, आय हाय कुछ भी नहीं आता, सिखाया नहीं क्या तुम्हें, कहाँ से आ गए हो, मेरे को तो सब आता है, तो कोई मेरी बात सुनेगा? सबको लगेगा यार ये क्या है, अपनी ही तारीफ करे जा रही है, सो फुल ऑफ हर सेल्फ हिमसेल्फ। ऐसे बहुत लोग मैंने देखे ना, अपने बारे में बोलते रहेंगे आके, और इससे बहुत इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्लास में नेगेटिव चीजें आ जाएंगी। या फिर अगर टीचर क्लास में सबके सामने बच्चे को डांट दे, या फिर लेक्चरर भी, तो वो भी गलत है। टीचर को, लेक्चरर को, किसी को भी जो भी पढ़ा रहा है आपको, यू हैव टू यूज दिस सैंडविच मेथड। कुछ साल पहले साइकोलॉजी के पेपर 1 में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज दिस
सैंडविच्ड मेथड, कि टीचर एक बेइज्जती कर रही है अगर थोड़ी सी, वो थोड़ी बहुत तो गलतियां बतानी पड़ेंगी टीचर को, देखो, तो उसके साथ एक बड़ाई कर दें, फिर एक बुराई कर दें, तो अच्छा कि ऊपर ऊपर बुरा कर दिया तो बच्चे को इतना बुरा नहीं लगेगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं टीचर, दो अच्छाई के बीच में एक छोटी सी बुराई दोबारा स्लाइड इन कर दी, बहुत अच्छा है, क्लास में बहुत पढ़ता है, क्लास में टाइम से भी आता है, राइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ा इंप्रूव करो, इससे बच्चे को कम बुरा लगेगा अगर मैं सीधा बोल दूंगी बहुत गंदी राइटिंग है, निकलो यहाँ से। तो बस यही बात हो रही है कि टीचर को अपना एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्लासरूम में रखना है, और ये लाइन पेपर में बहुत बार आती है अगर ये लोग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पूछेंगे आपसे तो। ठीक है, आई होप सब समझ गए हैं, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई है? ठीक है, सो टीचिंग एप्टीट्यूड इज नॉट जस्ट गिविंग नॉलेज, यहां से समझ तो आई गया है, टीचिंग का मतलब या टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब नॉलेज देना नहीं है, इट इज टीचिंग प्लस एथिक्स प्लस एटीट्यूड प्लस सेंसिटिविटी टूवर्ड्स लर्नर्स, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इन्वॉल्व की जाती हैं। सो यहाँ पे पढ़ते हैं, टीचिंग इन्वॉल्व्स अ टीचर अ लर्नर कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, एंड देन टीचिंग हो गया इम्पार्ट ऑफ नॉलेज या इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज स्किल that is given as a form of instruction or lessons, and it instills and inspires the person from within. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि टीचिंग क्या है, टीचिंग है नॉलेज दे देना ताकि आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा। गानिये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं टीचिंग इज अ प्रोसेस, टीचिंग एक प्रोसेस है और टीचिंग चलता ही रहता है। ये प्रोसेस है, क्यों ये प्रोसेस है? बिकॉज इसमें सेंडर है, इसमें रिसीवर है, इसमें इवैल्यूएशन है, इसमें गिविंग फैक्ट्स हैं, इसमें चलती रहेंगी चीजें। सो इट्स अ प्रोसेस, इट कीप्स ऑन गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलेशनशिप विच शुड बी डेल्ट विद कॉपरेशन, विच शुड बी डेल्ट विद कॉपरेशन का मतलब क्या हो गया? द एबिलिटी टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरमेंट। सिंपल, टीचर जब तक कॉपरेट नहीं करेगी, बच्चा जब तक टीचर के साथ कॉपरेट नहीं करेगा, एनवायरनमेंट तो अच्छा होगा नहीं। उसके बाद H.C. Morrison says that teaching is an intimate contact between the more mature personality and the lesser mature personality. थोड़ा सा कोई एक जगह पे मैच्योर पर्सन होगा, वो इंटरैक्ट कर रहा है एक लेस मैच्योर पर्सन के साथ। इट्स नथिंग टू डू विद एज, डोंट एज शेम पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट, स्पेशली एट टेक में मैंने ये देखा है, अपने साथ भी देखा है, बट इट इज जस्ट किसी को आपसे थोड़ी सी ज्यादा चीजें पता होंगी। तो इट इज द डिलीवरिंग ऑफ द फैक्ट्स फ्रॉम अ मोर मैच्योर पर्सन टू अ लेस मैच्योर पर्सन, मोर नॉलेजेबल पर्सन टू अ लेसर नॉलेजेबल पर्सन, और इन सब चीजों के बारे में मॉरिसन ने कहा है। अब आ जाते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, जिसके साथ रिलेटेड काफी कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, इनको मैं 3 तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ, दैट इज अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लेज़ेज़-फेयर। इसी तरीके से पढ़ते पढ़ते आप लेवल्स ऑफ लर्निंग से भी कनेक्ट करते हो इस टॉपिक को, और आप ये भी देखते हो कि टीचिंग एनवायरनमेंट कैसा होगा। यहाँ पे काफी ज्यादा टीचर और लर्नर्स के रोल्स के बारे में भी हमें पता लगेगा। अब आ जाते हैं पहली डेफिनेशन से, अथॉरिटेरियन। अथॉरिटी से क्या फील होता है कि यहाँ टीचर तो है, अपनी ही चलाएगी, ये अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ टीचिंग है। जबकि लेक्चरर थी MA B.Ed की, अब जैसे मेरे साथ होता था, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, मेरे बहुत ही अच्छे सब प्रोफेसर हैं, एंड सबको पसंद है वो, मतलब, लेकिन वो अपनी चलाते हैं, अपने टाइम से आते हैं। ऊपर से MA में तो ऐसा होता भी है, आपका यूनिवर्सिटी लेवल जब हो जाता है, टीचर अपने आप ही चीजें करते हैं, आए हैं वो, उन्हें कुछ नहीं बोल सकते, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ रहे हैं, सिलेबस कुछ भी हो रहा है अपने आप चल रहा है, हम लिख रहे हैं, कुछ नोट हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, उनका 1 घंटा खत्म हुआ, बुक्स बंद, वो चले गए, दैट्स इट। आप कितना उनके ऑफिस में जाके पूछ सकते हो, उनका प्यून रोक देता था, नहीं बात कर पाते थे। अब ये क्या हो रहा है? ये एक अथॉरिटेरियन टीचिंग है, हमें पता है कि वो जो बोल रहे हैं गोल्डन वर्ड्स हैं, जल्दी से लिख लो। पीपल यूज टू रिकॉर्ड हिज वॉइसेस, मतलब लिटरली जो भी वो बोलते थे सब रिकॉर्डर डाल देते थे, क्योंकि लिख तो पाएंगे नहीं इतना जल्दी। वो आते थे, द सब खत्म और चले गए, आधे घंटे में 15 मिनट की क्लास ले रहे हैं कभी। ये टीचर ज्यादा यहाँ पे एक्टिव है, तो ये एक अथॉरिटेरियन टीचिंग हो गई, एक ऐसी टीचिंग जहाँ पे टीचर आपकी अथॉरिटी रखती है, और जो लर्नर्स हैं वो आपके कैसे हैं? वो पैसिव हैं, वो कुछ बेचारे बोल ही नहीं पाते। तो मतलब टीचर एक्टिव है और लर्नर्स पैसिव हैं। इस तरीके की टीचिंग के अंदर हम देखते हैं बहुत ज्यादा रोट लर्निंग होती है, बच्चों को थोड़ा रटना पड़ता है। रटने के लिए वर्ड यूज होता है पेपर में, क्रैमिंग या रोट लर्निंग।
क्रैमिंग या रोट लर्निंग। क्रैमिंग CRAMMING अगर दिख नहीं रहा तो, ठीक है। सो अथॉरिटेरियन ऐसी टाइप ऑफ टीचिंग हो जाएगी जिसके अंदर टीचर कहेगी कि लिखो, लिखना है तो लिखो, नहीं तो मैं तो चला भाई, हो गया मेरा तो यहाँ पे रोट लर्निंग, क्रैमिंग हो रही है। यहाँ पे फैक्ट्स ज्यादा दिए जाते हैं ना, मतलब यहाँ पे रादर देन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ बॉन्ड विद द स्टूडेंट्स, टीचर का काम डिलीवरी करना है अपने कंटेंट को। अब बच्चे को लगता है कि टीचर मेरा मास्टर है। टीचर क्या है? टीचर की मास्टरी है यहाँ पे। तो टीचर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, इसलिए मैं जो भी टीचर बोलेगा मैं सब मान लूंगा, ठीक है। यहाँ पे टीचर भगवान है, अथॉरिटी रख रहा है, जो कि आपकी क्या है, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ टीचिंग है। इस तरह की टीचिंग अब क्लासरूम्स में होती नहीं है। अब टीचर्स फिर भी बैठती हैं, NEP 2020 में यही है ना, होलिस्टिक टाइप ऑफ लर्निंग होनी चाहिए। फिर आता है डेमोक्रेटिक टीचिंग। अब ये डेमोक्रेटिक टीचिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक टीचिंग? ये एक ऐसी टीचिंग होगी जिसके अंदर टीचर आपके साथ इंटरैक्ट कर लेगी थोड़ा सा। टीचर और लर्नर दोनों ही आपस में क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस डाल रहे हैं। मतलब rather than only rote learning and cramming, टीचर यहाँ आपके साथ बातें समझा रही है, अंडरस्टैंड कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों कभी कभी एक्टिव हैं और कभी कभी पैसिव हैं। लेज़र-फेयर का मतलब होता है फ्री इकोनॉमी, सबको पता है ना इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इसका मतलब होता है फ्री। इसके अंदर जो चाइल्ड है, जो स्टूडेंट है, वो हमारे एक्टिव होते हैं और जो हमारी जो टीचर हैं वो पैसिव हो जाते हैं। वो पैसिव क्यों? बिकॉज बच्चों को लगता है कि वो कैसी लर्निंग कर सकते हैं, मैं ढंग से लिखती हुई चीज, ह्यूरिस्टिक लर्निंग कर सकते हैं। मतलब वो खुद से चीजें कर लेंगे, वो सेल्फ लर्निंग करने में यकीन रखते हैं। उन्हें लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद से ही कर सकते हैं। PS प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद से ही कर सकते हैं। ये हमारी 3 डेफिनेशंस हैं टीचिंग की, जो कि बहुत हद तक सेम है हमारे 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग के, जिसके बारे में हम ग्रेजुअली आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास 3 लेवल्स हैं। क्या कोई बता सकता है कौन से लेवल्स हैं? लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है हमारे पास? OG क्वेश्चन है, इतने टाइम से आता नहीं था, इस बार ही आ गया है। और सबसे पहले आपके पास मेमोरी लेवल होता है, मेमोरी लेवल। उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो ये हो गया अथॉरिटेरियन टीचिंग, जहाँ पे आप सिर्फ फैक्ट्स लर्न कर रहे हो, थोड़ा रटना पड़ रहा है। ये हो गया डेमोक्रेटिक टीचिंग और रिफ्लेक्टिव हो गया लेज़र-फेयर। तो रूल ऑफ 3 याद रखेंगे, है ना। सो अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, लेज़र-फेयर, अंडरस्टैंडिंग, देन मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। और यही सारी चीजें यहाँ पे सारा याद करने के लिए, चीजों को समझने के लिए आपके पास 3 डोमेन्स हैं, है ना। क्या है? देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। और एक बच्चे को कुछ भी लर्न करने के लिए इन तीनों डोमेन्स की नीड होती है। जो कौन से डोमेन है? पहला डोमेन है आपका कॉग्निटिव डोमेन, उसके बाद है आपका अफेक्टिव डोमेन और उसके बाद आता है आपका साइकोमोटर डोमेन। अब ये डोमेन है, जो भी है बाद में ज्यादा अच्छे से करेंगे, लेकिन फिर भी जस्ट टेलिंग यू कि ये वो चीजें हैं जो बच्चा यूज करके सीखता है। आपका दिमाग यूज करता है, माइंड यूज करता है, जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव। दिल यूज करता है, दिल ही लिख देती हूँ, या हार्ट, है ना, कुछ तो चीजों से कनेक्ट तो करना पड़ेगा, वो हो गया अफेक्टिव। और अपने हैंड्स, मतलब अपनी बॉडी का भी तो यूज करते हैं ना कुछ चीजों के लिए। एक्सपेरिमेंट अगर हाथ से किया नहीं तो समझोगे कैसे? अगर ग्लोब को समझना है, सपोज ये ग्लोब है, इस ग्लोब को समझने के लिए अगर खुद से ढूंढना नहीं, अच्छा ये यूनाइटेड स्टेट्स है, ये मेक्सिको है, तो चीजें याद होंगी भी नहीं। कुछ चीजों के अंदर आपको हैंड्स यूज करने हैं। और एक बच्चा तब सीखता है जब कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन साथ ही काम करते हैं। इसका मतलब टीचिंग 3 तरीके की हो सकती है, 3 लेवल से जाती है और तीनों डोमेन एक साथ यूज होते हैं ताकि टीचिंग लर्निंग हो सके या बच्चा सीख सके, राइट। ये तीनों ही चीजें पेपर में आती हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो
अथॉरिटेरियन टीचिंग क्या है? अब अथॉरिटेरियन टीचिंग बेसिकली इज एन एक्टिविटी जो कि मेमोरी लेवल पे होती है, मतलब आप टीचर अपनी अथॉरिटी दिखा रही है, टीचर ही सब कुछ है यहाँ पे, टीचर सबसे इंपॉर्टेंट है. दिस टीचिंग डज नॉट डेवलप any thoughts or attitude in the students. It is known as thoughtless teaching. This teaching is teacher centric और टीचर ही यहाँ पे सब कुछ है, टीचर अथॉरिटी है. डेमोक्रेटिक टीचिंग इज डन एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है. मेमोरी लेवल टीचिंग इज द प्री रिक्विजिट. अब ये बात भी याद रखना, आपके पास ये जो तीनों लेवल्स हैं, यू कैन नॉट मिस द फर्स्ट लेवल टू गो टू द सेकेंड लेवल. ये एक सीढ़ी जैसा है, इसको ऐसे समझो, ये एक सीढ़ी जैसा है. क्या पॉसिबल है कि जब तक आप मेमोरी लेवल पे ना हो आप अंडरस्टैंडिंग पे चढ़ जाओ, इतनी बड़ा एकदम जंप मार लो? नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. आप सीधा रिफ्लेक्टिव लेवल पे चले जाओ. तो बच्चों को हमेशा इन सब लेवल से जाना ही पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके, मेंटली काफी ज्यादा ग्रो कर सके. एंड वी ऑल नो, हमने ये बीएड में या फिर अगर कभी आपने बीएड के लिए पढ़ा है, अगर आपने कुछ वहां पे पेपर दिया है तो ये बात पढ़ी भी होगी आपने कि हेरिडिटी लर्निंग क्या है. तो वो तो धीरे धीरे ही बच्चे के अंदर आती है ना, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से सारी चीजें आ जाएंगी. धीरे धीरे बच्चा सीखता है, बेटर होता चला जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे पियाजे को. पियाजे भी कहते हैं ना, पियाजे अपनी थ्योरी देते हैं कॉग्निटिव लर्निंग की और बताते हैं कि बच्चा भी हमेशा कैसे सीखता है, स्टेजेस पे सीखता है. तो स्टेजेस पे सीखते सीखते बच्चा बेटर होता है. पहले जब छोटा है, जब चाइल्ड है, तो मम्मा रटवाती है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल. तो ये जरूरी है, ये जरूरी है. तभी बच्चा जब आप कहो टीनेज में आ रहा है तो अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद इंक्रीज कर पाता है. तभी वो सेंटेंसेस बनाना, मतलब सेंटेंसेस बनाता है, पैराग्राफ्स लिखता है. और फिर जब जॉब कर रहा है, जब एडल्ट हो गया है, तो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करता है ना, उसे तब तो टीचर की नीड है नहीं. ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये स्कूल लर्निंग है, ये कॉलेज है और ये आपकी जॉब है. यहाँ आप अपने खुद के मालिक हो ना, खुद से सीखते हो. तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल है. धीरे धीरे बच्चा वहां पे पहुंचता है. It is a very gradual process which involves a lot of age factors. It involves a lot of, आप कितना अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो उतना ही अच्छा दिमाग चलेगा. तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑफ कोर्स रोल प्ले करती हैं. लेकिन आपका मेमोरी लेवल जरूरी है फॉर द डेमोक्रेटिक लेवल. सच टीचिंग इज नोन एज द थॉटफुल टीचिंग. तो डेमोक्रेटिव टीचिंग के अंदर टीचर आपका दिमाग भी बढ़ा रही है, तो इट इज अ थॉटफुल टीचिंग. अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस प्राइमरीली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक्स विच टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड अ लर्नर. तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट बात भी कर रहे हैं. यहाँ पे एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है. इंटरैक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है? क्लासरूम में प्रॉपर कम्युनिकेशन तो हो रहा है ना. अब पहले वाले जो, अगर आप टीचिंग के अंदर जाओगे तो यहाँ अथॉरिटेरियन कम्युनिकेशन है, बच्चे डर के मारे टीचर को कुछ कह ही नहीं पाते हैं. तो ये एक बैरियर टू कम्युनिकेशन है, इंट्रॉफी टू कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन तो टूट रहा है, क्यों? बिकॉज एक प्रिजुडाइज है, टीचर को लग रहा है बच्चे तो बेकार है, या फिर बच्चों को लग रहा है टीचर तो बेकार है, प्रिजुडाइज हो गया, या फिर फियर ऑफ टॉकिंग हो सकता है. ये सारे ही बैरियर्स हैं. तो यहाँ पे अच्छा कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाता. यहाँ पे बेटर कम्युनिकेशन होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है. Here the students can ask questions and criticize the teacher also. अब क्लासरूम कैसा होना चाहिए? हमेशा डेमोक्रेटिक होना चाहिए. बच्चों के हाथ में भी सब नहीं छोड़ा जा सकता. और ऑफ कोर्स बीइंग एन एडल्ट, आप जैसे आप लोग हो, आपके हाथों में सब कुछ है. इट इज आपकी मर्जी ना, अब आप बोल रहे हो टैब पे या नहीं बोल रहे हो. अगर डेमोक्रेटिक टीचिंग होगी तो बच्चे बोलेंगे, हम इंटरैक्ट करेंगे, हम बात करेंगे एक्सेट्रा. बट सब बड़े हो गए, सबको लगता है ये तो इजी है, रिकॉर्डेड देख लेंगे, ये तो इजी है, कोई एक बुक पढ़ लेंगे. मतलब तो अब सब लोग खुद के हिसाब से ज्यादा चीजें करते हैं. ज्यादा किसी को सिर्फ गाइडेंस दे सकते हो, लेना ना लेना उनके ऊपर है. तो हम सब लोग इधर वाले डोमेन में हैं. जैसे अभी मैं डील कर रही हूँ, तो इतने सारे स्टूडेंट्स होने के बाद भी टैब पे नहीं आना है ना, और अब बात ना करना, और वो टीचर की मर्जी है वो कैसे पढ़ा रही है, और लर्नर की मर्जी है, उन्हें समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है, वो अपने ऊपर होता है. Here the students can ask questions और सेल्फ डिसिप्लिन भी वो थोड़ा सा रखते हैं. लेजेस्फेयर जो एटीट्यूड है ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर आता है. इट इज मोर डिफिकल्ट देन द मेमोरी लेवल एंड द अंडरस्टैंडिंग लेवल. यहाँ पे बच्चा जैसे अभी यहाँ पे डेफिनेटली जो सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है ना वो हो पाती है. अब पेपर में ये क्वेश्चन आता है,
आप लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आपको हर पेपर में नजर आ जाएगा। सेल्फ पेस्ड लर्निंग क्या है? ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग वो लर्निंग है जो आप लोग कर रहे हो, राइट? बिकॉज अब ये स्कूल तो है नहीं कि आपको जबरदस्ती 9 o'clock आना है। इट इज पॉसिबल एंड मैक्सिमम टाइमिंग्स में यही हो रहा होता है कि मेरे बैच में बहुत कम बच्चे आते हैं। आई एम अ अर्ली राइजर, मैं सुबह क्लास लेती हूँ मोस्टली अपने। अब 9 o'clock को क्यों आएगा? आधे लोग एमए में है तो वो कॉलेज चले जाते हैं, आधे लोग जॉब कर रहे हैं, आधे लोग ऐसा भी हो सकता है हाउसवाइफ्स हैं, पीपल आर वर्किंग बट पीपल ऑल्सो स्टे एट होम टू स्टडी, तो वो उठे नहीं हैं या फिर उनको कोई काम है। तो ये 9 बजे वाली क्लास में कम बच्चे आ रहे हैं, लेकिन बाद में शायद रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं, या फिर हो सकता है मेट्रो में यहाँ वहां जाते हुए देख रहे हैं, या फिर हो सकता है 4 दिन बाद 5 दिन बाद पहले किसी क्लास को देख रहे हैं। सो ये हो गया सेल्फ पेस्ड लर्निंग जो हम एडल्ट्स कर पाते हैं, और ये टेक्नोलॉजी की वजह से भी हो पा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये एक लेजेस्फेयर काइंड ऑफ लर्निंग है, ये एक सेल्फ पेस्ड काइंड ऑफ लर्निंग है जो क्लासरूम को बेटर ही बनाता है। दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड मी। मेरे लिए हो गया, ठीक है, 9 o'clock इज सूटेबल फॉर मी। बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के हमने ये क्लास यहाँ पे इस टाइम पे लगा दी है। अब वो आपके ऊपर है, आप कभी भी देख लो, बिकॉज ये 12 मंथ तक आपके पास है, 6 मंथ तक आपके पास है, तो दोनों का विन विन हो गया। इसे हम कहेंगे सेल्फ पेस्ड लर्निंग। सो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ कोर्स जरूरी है रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए। ये एक हाईली थॉटफुल स्टडी है एंड इट इज द लेवल वेयर बोथ द टीचर्स एंड द लर्नर्स पार्टिसिपेट। एंड ये लेवल आपका इंसाइट्स करता है। इंसाइट्स वर्ड देखो, इंसाइट्स का मतलब होता है मेटाकॉग्निशन लाता है। मेटाकॉग्निशन हर बारी पेपर में क्वेश्चन आता है। मेटाकॉग्निशन क्या है? नॉलेज अबाउट नॉलेज। इस टाइम तक बच्चे को पता है कि मेरे लिए सही क्या है और मेरे लिए गलत क्या है। किसी किसी को पता है कि मुझे लिख के याद किया जाता है तो मैं क्लास रिकॉर्ड में भी देख लूंगा, लिख लूंगा, हो जाएगा। किसी किसी को लगता नहीं क्लासरूम में ही पूछना पड़ेगा, अदरवाइज एंग्जाइटी हो जाएगी, आके पूछ लेते हैं। कुछ लोग जूम पे पूछेंगे, कुछ लोग अपने हिसाब से पढ़ेंगे, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल भी लास्ट में कर लेंगे। ये क्या है? आपको आपका स्टाइल पता है। मुझे पता है कि मैं सुबह सबसे ज्यादा एफिशिएंट हूँ, मैं सुबह उठ सकती हूँ, मैं जिम जा सकती हूँ, क्लास ले सकती हूँ। रात को आते आते मेरी बैटरी डाउन हो जाती है तो मैं शाम की क्लासेस नहीं ले सकती। ये मेरी एफिशिएंसी है। ऐसे ही आपकी एफिशिएंसी हो सकती है। अपनी एफिशिएंसी के बारे में जानना, अपनी नॉलेज के बारे में जानना मेटाकॉग्निशन होता है, जो आपके यूजीसी नेट का फेवरेट टॉपिक है। ये भी और फेवरेट टॉपिक है ये भी। एफटी लिखा करूंगी जहां पे भी फेवरेट टॉपिक होगा, ठीक है। सो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। फिर आ जाता है टॉपिक कि फिर एजुकेशन क्या है, मतलब क्लासरूम में टीचर कर क्या रही है। टीचर का मतलब तो यही है ना कि वो आपको एजुकेट कर रही हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, जो कि काफी बार मैं इनका नाम लूंगी, ये कहते हैं एजुकेशन एक पावर है जो मैन को अनेबल करती है अपने एनवायरनमेंट को डील करने के लिए और अपनी पॉसिबिलिटीज को आगे बढ़ाने के लिए। तो एजुकेशन टीचर क्लास में आपको इम्पार्ट कर रही है। अब एजुकेशन की कुछ फिलॉसफीज भी हैं। क्या हैं? कुछ फिलॉसफीज हैं, काफी साल पहले तक इनसे क्वेश्चंस आते थे। कुछ टाइम से इनसे क्वेश्चंस इतने नहीं आ रहे हैं। नॉर्मल जो पुरानी फिलॉसफीज हैं, जैसे कि आपकी है फिलॉसफी रियलिज्म, राइट, आइडियलिज्म, ये तो हम सबको पता है, ये वाले इज्म्स हमें पता है। जो थोड़े नए हैं उनके बारे में मैं बात कर लेती हूँ आज। क्या ये दिख रहा है? ये बता दो बस मुझे, क्योंकि छोटा है थोड़ा सा। एक बारी यस और नो, अदरवाइज मेरे हिसाब से दिख रहा है जो मेरे को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यू गाइज जस्ट लेट मी नो, आई विल हैव वाटर। उसके बाद हम लोग ये फिलॉसफी समझते हैं। अब ये फिलॉसफीज पेपर में आती हैं। ये फिलॉसफीज जैसे रियलिज्म होता है, पहले आइडियलिज्म क्या होता है? आइडियलिज्म होता है जो एक ट्रूथ में मान रहा है, जैसे ये लोग गॉड में मानते हैं, एक ट्रूथ में मानते हैं। रियलिज्म होता है कि रियलिटी देख के ही चीजों को करेंगे। वो लोग कहते हैं गॉड है तो दिखाओ, प्रूफ दो, प्रूफ में मानते हैं। इस तरीके की नॉलेज टीचर क्लास में आपको देती है, और टीचर का पढ़ाने का स्टाइल इन्हीं फिलॉसफीज पे बेस्ड होता है। फिलॉसफीज इंपॉर्टेंट है टीचिंग के लिए, ओके। तो सब लोग एक बार मुझे बता दो बस, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दैट्स द ओनली थिंग आई एम आस्किंग यू गाइज। मैं इतने वाटर, आई एम जस्ट हैविंग वाटर, यू गाइज जस्ट टेल मी।
चलो ठीक है, तो सबसे पहले पेरेनियलिज्म। पेरेनियलिज्म क्या है? अब PERENNIALISM, पेरेनियलिज्म, ये एक इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड फिलॉसफी है। अब इतना तो सबको समझ आ गया, इंस्ट्रक्टर सेंटर है, इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है टीचर, इसका मतलब यहाँ पे मेरी टीचर एक्टिव है और जो मेरा स्टूडेंट है वो पैसिव है। ये समझ आ गया होगा सबको। ये होता क्या है, यहाँ पे फोकस किया जाता है आइडियाज सिखाने में, enduring ideas found in great works of field. Instructors dialogue with the students to reason about the great ideas. तो पेरेनियलिज्म होता है जहां पे टीचर आपको ग्रेट आइडियाज सिखाती है। टीचर आके बोलेगी महात्मा गांधी कह के गए हैं बेसिक एजुकेशन, नई तालीम जरूरी है। अब आपको बड़े बड़े लोगों की बातें बताऊंगी, उन लोगों की तरह बनने के लिए बोलूंगी कि ओके ठीक है दिख रहा है, तो आप सीखना चाहोगे या उनके जैसा बनना चाहोगे, क्योंकि मैं आपको रोल मॉडल्स की तरह दिखाऊंगी। मैं बोलूंगी कि बेंटेन देखो, वाओ कितना सही है, बेंटेन कितना स्मार्ट है, इसकी तरह तैयार हुआ करो। जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बेंटेन आपके लिए एक रोल मॉडल हो गया। ऐसी कुछ चीजें, कुछ कैनोनिकल चीजें, मैं आपको आके कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाना स्टार्ट करूंगी सिखाने के लिए चीजें। ऐसे कोर आइडियाज जो टीचर कर रही हैं, इस पे आपको तो पता नहीं है, टीचर ज्यादा यहाँ पे एक्टिव है, आप टीचर की बात मानते भी हो, तो यहाँ पे आप कोर आइडियाज को अपने फील्ड से रिलेटेड सीख लेते हो। एसेंशियलिज्म भी टीचर सेंटर्ड ही है, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड है। The core knowledge that the students need to be educated citizens, this knowledge is embodied in the traditional discipline. अब यहाँ पे मैं एक अच्छा इंसान बना रही हूँ, आपको एक अच्छी वैल्यू दे रही हूँ। एक अच्छा इंसान बनाने के लिए वैल्यू एडुकेशन जो टीचर क्लास में सिखाती है वो एसेंशियलिज्म की फिलॉसफी होती है, कि टीचर क्लास में आ रही है और टीचर आपको सिखा रही है ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, आपके गोल्डन वर्ड्स कौन से हैं, सॉरी, थैंक यू, ये सब जो हम वैल्यू एजुकेशन पढ़ रहे हैं आजकल, हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, तो ये आपको बेटर सिटीजन बना रहा है ना। ये सारी चीजें क्या हैं, एसेंशियलिज्म में आती हैं। इंस्ट्रक्टर्स आर द सेंट्रल फिगर इन द क्लासरूम एंड दे आर टीचिंग यू। उसके बाद आता है प्रोग्रेसिविज्म। अब ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड है। प्रोग्रेसिविज्म का मतलब होता है रियल लाइफ और नॉलेज को साथ में एक साथ कर देना, मतलब अटैच कर देना। यहाँ पे एक एक्टिव लर्निंग होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर आपको रियलिटी सिखा रही है, एकदम क्लासरूम के फैक्ट्स बता रही है। अब मैंने क्लास में आते ही बताया कि 2026 का पेपर बहुत बुरा था, उस पेपर में ये हुआ, तो मैं रियलिटी को क्लासरूम में ले आई। ये तो था नहीं, आते ही फैक्ट्स बता दिए, ये सीखना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसा तो मैंने नहीं किया ना। रियलिटी को क्लासरूम में भी ले आई। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने अभी प्रोग्रेसिविज्म के बारे में बात करी, जो कि आपकी एनईपी 2020 भी बोलती है कि हमें होलिस्टिक लर्निंग करानी है बच्चों को। तो ये जो चीज है, ये हमारी 21st सेंचुरी स्किल है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि टीचर कैसी होनी चाहिए, तो टीचर होनी चाहिए 21st सेंचुरी स्किल्स वाली। टीचर को सब आना चाहिए 21st सेंचुरी के जैसा, उसके अंदर कंपिटेंसीज होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आता है आपका सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म। ये भी स्टूडेंट सेंटर्ड है। स्कूल प्रमोट करता है सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स को, आपको पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को भी बताते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, एक्सपेरिमेंटेशन करते हो और सीखते हो। एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म भी स्टूडेंट सेंटर्ड है। स्टूडेंट्स चूज करते हैं अपने खुद के एफर्ट्स टू फिगर आउट देयर प्लेस इन द वर्ल्ड। तो ये आपका मेटाकॉग्निटिव नॉलेज ही हो गया। क्या हुआ, एक तरीके से मेटाकॉग्निशन हो गया। क्यों, बिकॉज टीचर देखती है ना कि आपको क्या सिखाना है, फिर आप देखते हो मुझे क्या सीखना है। जैसे अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की नीड है तो आपने कोचिंग ली, अगर आपको लगता है आपको कोचिंग की नीड नहीं है तो आपने नहीं ली। आपको आपकी जगह खुद ढूंढनी है। तो ये चीजें क्या हो गई, असेंशियल, ये आपकी क्या हो गई, एग्जिस्टेंशियलिज्म हो गई। बिकॉज हमें पता तो है नहीं हमारा पर्पस, हम बस अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चल सकते हैं। दैट इज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाला, है ना। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्या होता है, द लाइफ इज absurd, we do not know what we are doing in this world। तो जो भी समझ आ रहा है वो हम कर रहे हैं, जो भी चीजें हमें सही लग रही है हम उससे फिगर आउट करके पढ़ रहे हैं। ये भी हो गया स्टूडेंट सेंटर्ड, ठीक है। सो हेंस teaching refers to the actions of someone who is trying to assist others to reach their fullest potential। टीचिंग का मतलब हो गया किसी को, मतलब लर्नर को ऑफ कोर्स, उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचाना। टीचिंग वुड रिजल्ट when the teacher
when the teacher indulges in any activity with the intent that pupil would learn something as a consequence of it. Okay, so यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ लर्न कर पा रहे हैं, कुछ इफेक्टिव तरीके से पढ़ पा रहे हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, ठीक है. सो कहाँ थे हम लोग? फॉर एग्जाम्पल, वेन अ टीचर एक्सप्लेन्स टू हिज और हर pupils a scientific principle, a procedure of solving an arithmetic problem, etc. तो यहाँ पे he or she anticipates what the pupil would learn, principles, procedures, techniques and teaching would occur. तो जो टीचिंग का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बच्चे की फुलेस्ट पोटेंशियल तक टीचर उनको पहुंचाती है. टीचिंग समझ आ गया होगा. इसी के साथ साथ अब लर्निंग क्या होता है, टीचिंग समझ है, अब लर्निंग क्या है. आई होप मेरी आवाज आ रही है ना. जस्ट मैंने अभी बंद किया था क्योंकि माइक, हाँ ठीक है, माइक ऑन है. ओके, सो अब टीचिंग हो गया. अब लर्निंग क्या है? टीचिंग समझ आ गया, बहुत देर से हम टीचिंग ही पढ़ रहे थे. अब लर्निंग क्या होता है? लर्निंग है नॉलेज लेना. सिंपल, इधर से कोई दे रहा है, यहां से कोई ले रहा है, अब आप रिसीविंग एंड में हो. तो लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द न्यू अंडरस्टैंडिंग. अब आप यहां से क्या कर रहे हो? चीजों को ले रहे हो. इट इज एक्वायरिंग द न्यू अंडरस्टैंडिंग, देन नॉलेज, देन बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स और प्रेफरेंसेस. कुछ नया सीखना, कोई नई वैल्यू सीखना, कोई नई नॉलेज सीखना, कोई न्यू अंडरस्टैंडिंग सीखना, कुछ नया बिहेवियरल स्किल सीखना, आपके लिए क्या होता है? लर्निंग होता है. लर्निंग इज नॉट समथिंग डन टू स्टूडेंट्स. Learning, but rather is something students themselves do. It is a very important line, इसलिए मैंने इसको अपने नोट्स में ऐड करा, क्योंकि ये मेटाकॉग्निशन ही तो है. यू डू थिंग्स टू योर सेल्फ. मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ किसी के साथ कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा. आपको लगता है आपको पढ़ना पड़ेगा तो आप पढ़ोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे. आपने जिंदगी मतलब ऐसे सुना होगा ना सबने, जबरदस्ती तो कोई कुछ नहीं करा सकता है. बस यही है कि आप टीचिंग जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हो किसी को कि नहीं तुझे सीखना ही पड़ेगा. टीचिंग कर भी अगर जबरदस्ती, लर्निंग तो उसके ऊपर है ना. उसको समझना है तो समझेगा, नहीं समझना तो नहीं समझेगा. क्लास में आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा. तो लर्निंग जो है वो टीचर आपको कुछ नहीं कर रही है, आप अपने आप को कर रहे हो. It is the direct result of how students interpret and responds to their experiences. आपको एक एक्सपीरियंस मिला, छोटा सा एग्जाम्पल. एक एक्सपीरियंस आया, आपको मैंने बोला है कि आपको 10 घंटे तक, मुझे 10 घंटे आपके पास एक प्रोजेक्ट बना के देना है. अब कोई बच्चा क्रिप करता रहेगा, हो मुझे नहीं करना, 10 घंटे में कैसे बन जाएगा मैम, ये तो बहुत मुश्किल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कोई एक बच्चे को लगा नहीं नहीं ट्राई करते हैं. एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीके से सबने हैंडल किया. ये है नए नए एक्सपीरियंसेस लेना. सो इट इज अप टू यू, आपको उससे सीखना है या नहीं सीखना है. राइट. सो लर्निंग हेंस इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंज which occurs as a result of experience and increases the potential for improved performance and the future learning. ये अम्ब्रोस ने कहा है, अम्ब्रोस एट ऑल. सब यूजीसी नेट के बच्चों को पता है एट ऑल का मतलब होता है एक राइटर के बाद और भी राइटर है ना, एक्सेट्रा को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं जब हम लोग एमएलए सेटिंग कर रहे होते हैं. तो एट ऑल हम रिसर्च एप्टीट्यूड में इस चीज को पढ़ते भी हैं. तो लर्निंग हो गया एक प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंज, दैट अकर्स एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड द फ्यूचर लर्निंग. नाउ दिस वाज अ पीवाईक्यू, इसलिए बताया है, नोट कर लेना इसको. ठीक है, ये रिसर्च एप्टीट्यूड में आता है कि कौन से एक्रोनिम्स हैं जो यूज किए जाते हैं. लर्निंग समझ आ गया सबको.
So learning by teaching is a method of teaching in which the learners are able to learn the material. So teaching and learning आपका क्या बन गया, एक TL प्रोसेस बन गया. मतलब टीचिंग भी अकेले नहीं हो सकती, टीचर क्या ही कर लेगी अकेले आपको बता के, आपका होना वहां जरूरी है. लर्निंग भी नहीं हो सकती है, टीचर जरूरी है. तो टीचिंग एंड लर्निंग इज द प्रोसेस दैट इंक्लूड्स मेनी वेरिएबल्स एंड दीज वेरिएबल्स आर ओके, ठीक है. So teaching and learning is a process that includes many variables, and these variables interact as learners work towards their goals and incorporate new knowledge, behaviors and skills that add to their range of learning and experiences. So simple है, teaching and learning एक process हो गया. ये एक ऐसा process है जिससे बच्चे better चीजें सीख पा रहे हैं, बच्चे better बातें बच्चे better learn कर पा रहे हैं. और टीचिंग और लर्निंग दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है. तो क्या हम इस डिफरेंस को लिख सकते हैं, कैन वी डू दैट? हम लोग एक काम करते हैं, एक पेज पर एक डिफरेंस लिखना स्टार्ट करते हैं. ये है टीचिंग और यहां लिख देते हैं लर्निंग. ठीक है, चलो डिफरेंस क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं. पहले टीचिंग. टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ प्रोसेस जिसके अंदर आप कर रहे हो इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज. इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज का मतलब है नॉलेज देना. इसके अंदर हो रहा है एक्वायरिंग. एक्वायरिंग मतलब होता है लेना, एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज. यहां पे इट इज एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल है. इट इज सोशल, टीचिंग एक सोशल एक्टिविटी है ना, बहुत सारे लोग हैं. और इट इज इंटेंशनल, टीचर भी तो इंटेंशनल हुआ कोई ऑब्जेक्टिव्स मीट करना. लेकिन ये एक इंटरनल प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस है एंड ये एक पर्सनल प्रोसेस है. बच्चे को सीखना है तो सीखता है, नहीं सीखना है तो नहीं सीखेगा, जैसा अभी बताया. ये होता है डिलीवरी ऑफ कंटेंट. डिलीवरी ऑफ कंटेंट, मैं जो आपके लिए आज तैयार करके आई थी, मैंने आपको वो चीजें बता दी हैं. तो दैट इज डिलीवरिंग द कंटेंट फ्रॉम द मोर नॉलेजेबल वन टू द लेस नॉलेजेबल वन. ये एम्फसाइज करता है ग्रास्पिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में. यहां पे आप क्या कर रहे हो? ग्रास्पिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. मतलब आप चीजें सीख रहे हो और चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हो. यहां पे क्या हो रहा है? यू आर हियर, इट इज कंट्रोल्ड एंड गाइडेड बाय टीचर. तो टीचर जो है वो कंट्रोलर है, टीचर डिसाइड कर रही है, टीचर आपको गाइडेंस भी दे रही है. बट इट इज कंट्रोल्ड बाय द लर्नर. इट कैन हैपन विद और विदाउट टीचिंग. तो ये विद और विदाउट टीचिंग होगा. जैसे कि मैंने आपको बताया, लर्निंग इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल लर्निंग तो कहीं भी हो सकती है, जरूरी तो नहीं है टीचर हो. ऐसा भी तो हो सकता है आपने कोई लाइन पढ़ी, बुक की, आप सीख गए, टीचर तो हाथ ही नहीं, आपने खुद ही सीख लिया. तो यहाँ पे विद और विदाउट टीचर या टीचिंग आपको लर्निंग मिलेगी, लेकिन यहाँ पे टीचर का होना जरूरी है, नहीं तो टीचिंग कैसे हुई? टीचिंग के लिए टीचर का होना जरूरी है. मे नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन लर्निंग. मे नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन लर्निंग. अब ऐसा भी हो सकता है बच्चे को समझ ही ना आए, मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूं, ऐसा हो गया कि नहीं आया किसी को समझ. तो ये हो गया कि आया समझ, या हो सकता है ना आया समझ. राइट. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपके पास इट मे और मे नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन लर्निंग, एंड लर्निंग अकर्स विदाउट टीचर बीइंग देयर. तो लर्निंग तो होगी ही, लर्निंग होगी अगर एक लर्नर है. और वो एक क्या है? अगर वो एक एक्टिव लर्नर है, वो सुन ही नहीं रहा तो वो अलग बात है. राइट. यहाँ पे इट इज डन टू फैसिलिटेट लर्निंग. ये लर्निंग के लिए ही तो कराई जा रही है, टू फैसिलिटेट लर्निंग. और ये है आप लाइफ में चीजों को अप्लाई कर सको इसलिए. मतलब आप चाहते हो आप एक बेटर सिटीजन बन जाओ, बेटर बन जाओ, इसलिए आप कर रहे हो. तो यहाँ पे क्या हो गया? टीचर जो है हमारी वो एक्टिव हो गई, टीचर जो है वो एक्टिव है, और यहाँ पे जो हमारा लर्नर है वो ज्यादा एक्टिव है. तो ये हो गया हमारा टीचिंग और लर्निंग के बीच में डिफरेंस, टीचिंग एंड लर्निंग. लेकिन क्लासरूम में
जो चीज हो रही है उसे हम बोलते हैं टीएल प्रोसेस। उसके लिए हमें टीचर और लर्नर दोनों की ही नीड है, इसीलिए उसे बोला है टीएल प्रोसेस। इसके अंदर आपके पास सबसे पहले टीचर है, टी लिखा है मैंने ये, यहाँ पे वो क्या कर रही है, आपको फैक्ट्स, फिगर्स, सिंबल्स, नॉलेज, वैल्यूज, इंफॉर्मेशन कुछ भी दे सकती है ना, ये स्टूडेंट्स तक पहुंच गया है या लर्नर तक पहुंच गया है, एल लिख देती हूँ, लर्नर तक पहुंच गया। ये कोई प्रोसेस नहीं हुआ, ये तो सिर्फ वन वे हुआ ना। प्रोसेस तब होगा जब यहाँ पे बच्चा टीचर को रिप्लाई भी करेगा, हाँ मैम समझ आ रहा है, बच्चा अच्छा स्कोर करेगा, मतलब इवैल्यूएशन होगी। तो टीचिंग एंड लर्निंग एक प्रोसेस बन गया, बिकॉज ये डिलीवरी हो रही है, यहाँ से कंटेंट गया, यहाँ से किसी मीडियम के थ्रू ही जा रहा है ना, टीचर चीजों को इनकोड करेगी, बच्चे इसको डिकोड करेंगे, बाद में इवैल्यूएशन होगी, इसीलिए ये एक प्रोसेस है टीएल प्रोसेस, जिसके अंदर टीचिंग और लर्निंग दोनों जरूरी है होनी, और दोनों जरूरी जब होंगी तभी वहां पे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो पाएंगे, जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब जो हमने सोचा है, जो हमें करना है, राइट। सो इसे कहते हैं हम टीएल प्रोसेस। Teaching learning is a combined process where an educator assesses learning needs, establishes specific learning objectives, and develops teaching and learning strategies, implements plan of work, and evaluates the outcome of the instruction. अब ये आ जाते हैं कुछ प्रिंसिपल्स पे, और भी बहुत प्रिंसिपल्स हैं, ये तो बस मैं एक ऐसे फोटो से समझाने का ट्राई कर रही थी सबको। टीचिंग मैं क्यों करती हूँ, मैं क्यों टीचिंग कर रही हूँ, या मतलब मैंने कुछ तो सोचा होगा ना, मेरा काम तो होगा कि बच्चों को सिखाना है, क्या सिखाना है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो मैं ग्रोथ माइंडसेट से ही कर रही हूँ चीजें कि बच्चे कुछ सीख लेंगे। तो ग्रोथ माइंडसेट होता है टीचिंग एंड लर्निंग का। अ ग्रोथ माइंडसेट विल ऑलवेज हेल्प यू परफॉर्म बेटर, एकेडमिक परफॉर्मेंसेस बेटर हो जाएंगे। मैं असेसमेंट्स भी लूंगी, मैं आपको जानने का भी ट्राई करूंगी, ये भी मेरे प्रिंसिपल्स हैं। मैं बच्चों की कॉन्टेक्चुअल या फैक्चुअल नॉलेज, मतलब स्टूडेंट्स की नॉलेज भी इंक्रीज करना चाहती हूँ। मैं कॉन्टेक्चुअल मैटर्स, कॉन्सेप्चुअल मैटर्स सब पे बात कर रही हूँ। फिर मैं उनको प्रैक्टिस करा के सिखाऊंगी, मैं फीडबैक्स भी दूंगी। बच्चों के लिए सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम्स भी जरूरी है, खुद को भी देखना जरूरी है, यहाँ से क्रिएटिविटी डेवलप करा दूंगी। फिर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मोटिवेशन बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। अब मोटिवेशन नहीं है ना तो लर्निंग नहीं होगी। अब मोटिवेशन दो तरीके का हो सकता है। मोटिवेशन होता है एक तो इनर, मतलब अंदर से आना, इस तरीके के मोटिवेशन को मैं कहती हूँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बच्चा खुद से ही मोटिवेटेड है, आप क्लास में आए, सुबह 9 बजे उठ के आए, तो जो पूरन है वो बहुत ही ज्यादा खुद से मोटिवेटेड है। मैंने तो उनको नहीं बोला ना अलार्म बज गया चलो चलो क्लास है क्लास है, वो मम्मी आपके भाई के लिए कर रही होंगी या फिर आपके छोटे सिबलिंग के लिए कर रही हैं। तो बाहर से फोर्स कर देना उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देना, इसीलिए उस तरीके के मोटिवेशन को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अंदर से जो मोटिवेशन आ रही है ना, कुछ करके दिखाने का जो जज्बा आ रहा है, जैसे जॉब इंप्रूवमेंट चाहिए थी इसलिए आपने क्या किया, आपने जावा सीख लिया, पाइथन सीख ली क्योंकि जॉब में अच्छा करना था। ये वाली जो चीजें होती है इंट्रिंसिक होती है, और एक्सट्रिंसिक होती है बाहर से। आप मास्टरी करना चाहते हो आपके परफॉर्मेंस गोल्स पे, टीचर की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी पढ़ाते पढ़ाते, इट इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी देयर ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि टीचर सामने खड़ी है और कुछ एक्सपेक्ट ना करे, तो टीचर के एक्सपेक्टेशंस हैं। टीचर को ये भी जरूरी है कि वो शॉर्ट टर्म और बेटर गोल्स बनाए। टीचर आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स सेट करती है क्लास में, वो भी अच्छे ही तरीके से सेट करने चाहिए। कल्चर, क्लासरूम का कल्चर कैसा है वो भी बहुत जरूरी है। क्लासरूम में अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं, someone can be, so it is important for me also, and which is I think I did something very wrong, that I forgot to ask, are you guys comfortable with Hindi, because there are some students who are say from Kerala and they are not comfortable with Hindi, right? So if there is anyone who is not comfortable with Hindi, वो भी मुझे बताएंगे, and if there is anyone who is not comfortable with some any of the language that I'm using, you let me know as well. So यहाँ पे what is the teacher doing? टीचर आपके सारे कल्चर के जितने भी लोग हैं उनको एक साथ जोड़ रही हैं, सोशल लर्निंग बना रही हैं टीचिंग को।
देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी क्रिएट होते हैं. नाउ मी एंड यू, वी आर कनेक्टेड फॉर अ मंथ, मे बी फॉर 2 months 3 months, जब हम साथ पढ़ रहे हैं. सो देयर विल बी, इट इज इनएविटेबल कि हमारे बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा. अगर आप मुझसे बात करोगे तो मैं आपको जानने लगूंगी, मैं चाहूंगी कि आपका अच्छा रिजल्ट भी आए, आप भी मुझे जानने लगोगे. अगर मैं एक दिन क्लास में नहीं आई तो पूछोगे मैम आप क्यों नहीं आए, आर यू वेल. ये तो होगा ही ना. धीरे 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 हमारा क्या हो जाएगा, रेपो बन जाएगा, दोस्ती हो जाती है, आप टीचर को जानने लगते हो. ये सारी चीजें होती हैं. इनको ही आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हो, जो जरूरी है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में. ओके. देन आपके पास है इमोशनल वेलबींग. ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू इंकरेज यू, मोटिवेट यू कि अरे पेपर तो अच्छा ही आएगा, ये टीचर का काम है. उसके बाद एक्सपेक्टेशंस इन क्लासरूम. टीचर ऑफ कोर्स आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती है. इफेक्टिव क्लासरूम का मैनेजमेंट रखती है, प्रॉपर असेसमेंट्स लेती है, प्रॉपर सेटिंग करती है उन टेस्ट की, और इंटरप्रेट करती है. ये सारी ही चीजें टीचिंग के टाइम पे चल रही हैं. देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन टीचिंग. अभी मैंने आपको बताया था कि टीचिंग तो लर्नर के बिना हो सकती है. ऐसा हो सकता है मैं यहाँ पे आऊँ, मैं पढ़ जाऊँ, मैं पढ़ा जाऊँ, और जिन बच्चों को देखना है वो बाद में देख लेंगे रिकॉर्डेड. लेकिन लर्निंग नहीं, मतलब लर्निंग तो बहुत ज्यादा इनएविटेबल है. तो लर्निंग हमेशा बेटर होती है, आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टीचिंग से. ओके. सो टीचिंग इज, या फिर टीचिंग हैज नो वैल्यू. अब मेरा एक वीडियो बनाने का कोई वैल्यू नहीं होगा अगर कोई देख नहीं रहा है मुझे. तो टीचिंग हैज नो वैल्यू इफ इट डज नॉट रिजल्ट इन लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. इट हेल्प्स द टीचर टू डिटरमाइन, इवैल्यूएट एंड रिफाइन देयर इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एंड सेटिंग अप, रिफाइनिंग एंड क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स. अब इतना ज्यादा जरूरी है टीचर और लर्नर का इंटरैक्ट करना. इसके लिए सिर्फ बच्चों का फायदा नहीं होता, टीचर का भी फायदा होता है. अब मुझे नहीं पता था कि मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, तो मैंने आपसे पूछा एम आई ऑडिबल. दैट इज द फीडबैक. आई गॉट टू नो समथिंग फ्रॉम यू, अदरवाइज मुझे खुद ही देखना पड़ रहा है. या फिर मैं पूछूंगी क्लियर है, समझ आ रहा है, इसका मतलब मेरी स्ट्रैटेजी सही है. अगर आप बोलोगे मैम नहीं समझ आ रहा, तो फिर मैं सोचूंगी कि अब मैं क्या कर सकती हूँ. अच्छा, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें पिक्चर्स के थ्रू समझ आता है, तो मैं कल पिक्चर्स ले आऊंगी. कुछ को ये मैम नहीं नहीं नहीं, मुझे इस तरीके से पढ़ना है, मुझे लिखने का टाइम चाहिए. दिस हैपेंस अ लॉट विद मी. सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर हु कम अप एंड दे से मैम वी रिक्वायर टाइम टू नोट, राइट. देन आई गिव, फर्स्ट क्लास में ये चीजें एस्टैब्लिश हो जाती हैं. सो दे वांट से अबाउट 2 minutes टू नोट आफ्टर every slide. So I'll wait, then I'll give you time to note and then I'll move forward. Some students are there who say मैम of course हम लोगों के पास पीपीटी तो डली जाएगी, जो पीडीएफ है ये वाली अपलोड हो जाएगी, तो आई डोंट रिक्वायर टाइम टू नोट. इट इज बेटर दैट वी कंप्लीट द कोर्स एंड देन वी कैन डिस्कस फ्यू अदर थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज अपने आप में 10 units तो बहुत सारी हैं. मेरी क्लासेस के बाद और क्लासेस होंगी, ऐसे भी अप्रोच होती है. तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो टू टेल द टीचर कि मैम ये कर दो, वो कर दो, मैम ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ. एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू लिसन टू व्हाट द स्टूडेंट्स आर सेइंग. एंड दिस एग्जैक्टली मेक्स अ टीएल प्रोसेस अ सक्सेसफुल प्रोसेस. तभी पढ़ाई हो पाएगी जब दोनों की बात सुनी जा रही है. अगर मैं सिर्फ अपनी चलाऊं, जैसे सपोज मुझे कोई बोल रहा है नहीं मैम मुझे नोट करना है, मैं बोलूं अरे नहीं करना नोट, दैट इज अथॉरिटेरियन टीचिंग. वो तो कोई मतलब कोई आएगा ही नहीं फिर तो मेरी क्लास में. तो एक अच्छा रिलेशनशिप तभी मेंटेन होता है जब टीचर को चीजें पता लगती हैं. अब टीचर अपने आप की टेक्निक्स ठीक करेंगी, अपनी रिफाइनमेंट लाएंगी, और शायद उनको क्लैरिटी मिलेगी अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी. ठीक है. उसके बाद अब जो बात करूं अगर वेरिएबल्स की, टीचिंग किन किन पिलर्स पे खड़ी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि टीचिंग इज अ बायपोलर प्रोसेस. टीचिंग और लर्निंग में दो ही चीजें जरूरी हैं, एक है हमारी टीचर और एक है हमारा लर्नर. टीचिंग एंड लर्निंग बायपोलर है. कुछ कहते हैं नहीं वो ट्राइपोलर है. ट्राइपोलर मतलब टीचिंग है, मतलब टीचर है, लर्निंग है, साथ में कंटेंट है. क्या पढ़ा रही हूँ वो भी बहुत मैटर करता है. अगर मैं यहाँ पे मतलब लिटरली मैं यहाँ पे आपको गाने सुना रही हूँ, तो क्या वो आप मेरी क्लास में आओगे? अगर मेरा कंटेंट ही सही नहीं लगेगा आपको, तो आप बोलोगे ना मैम ये सब नहीं आ रहा समझ, या ये गलत है, ये तो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास थी, आप गाने क्यों गा रहे हो? इजंट इट? इस बार ही हमारे पेपर में
नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, इन सबको ना सेट करना आ गया था. सो कम्युनिकेशन में हम लोगों ने मूवीज की थी, बिकॉज इतने टाइम से मूवीज आ रही थी. एंड आई नो हम लोगों ने, सब लोगों ने बहुत सारी मूवीज डिस्कस करी है मेरे प्रीवियस बैच में. एंड हमने साथ में मूवीज की डेट्स, कौन सी मूवीज ने कितना ज्यादा बजट था उनका, कितना कमाया, ब्लॉकबस्टर कौन सी थी, ये सब कुछ किया था. क्योंकि फिल्म सिटीज ये सब पेपर में आ रहा था. इस बार ही पेपर में क्या आ गया, इस बार पेपर में आ गया ऑस्कर. इस बार पेपर में क्या आ गया, इस बार पेपर में आ गया नेशनल एंथम या फिर नेशनल सॉन्ग जो इंडिया के हैं, अलग अलग पेपर्स की बात कर रही हूं मैं, उनको क्रोनोलॉजी में सेट करो, उनकी लाइंस को. ये आ गया. अब बच्चे तो बोल सकते हैं ना मुझे, मैम आपका कंटेंट सही नहीं था. या फिर अगर मैंने क्लास में ये कराया होता तो क्या बात थी, सबको आता होता. वैसे भी सबको आता था क्योंकि बहुत ईजी था, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल. सो आई थिंक यहाँ पे मेरी गलती हो गई. बट एनटीए इज अनप्रिडिक्टेबल. तो अब मैंने सोच लिया है कि मुझे जो भी लग रहा है मैं सब पढ़ाऊंगी. हो गया बहुत, एनटीए कुछ भी कर रहा है. लेकिन हाँ, यहाँ पे टीचर का कंटेंट फेल हुआ. ये किसने भी नहीं कराया था, नॉट ओनली मी, बिकॉज नोबडी न्यू दैट दे विल आस्क ऑस्कर्स. अब किस मूवी में किसको ऑस्कर मिल गए. अभी तक हम इंडियन मूवीज कर रहे थे या फिर हम एल्फ्रेड हिचकॉक की मूवीज करके जा रहे थे बिकॉज वो आ रही थी. हम फिल्म सिटीज करके जा रहे थे, बजट करके जा रहे थे, बिकॉज दैट वॉज द ट्रेंड. अब इन्होंने कुछ और पूछ लिया, तो अब हम वो भी अपने कंटेंट में लाएंगे. तभी तो बच्चे मेरा कोर्स इनरोल करेंगे ना, जब मैं कंटेंट सही कर दूंगी तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर है, लर्नर है और कंटेंट है. इसलिए टीचिंग क्या हो गई, ट्राइपोलर. कुछ कहते हैं ये भी नहीं है. टीचिंग क्या हो जाती है, टीचिंग एक क्वाड्रीपोलर प्रोसेस है. क्वाड्रीपोलर मतलब 4 चीजें हो गई. अब ये क्या है, यहाँ पे टीचर है, लर्नर है, कंटेंट है और एनवायरमेंट है. आप कैसे पढ़ रहे हो. सपोज करो मेरा पेन नहीं चल रहा, लाइट जाए जा रही है, इंटरनेट नहीं आ रहा, एसी नहीं चल रहा, ना मैं पढ़ा पा रही ना पढ़ पा रही. अगर टीचिंग का एनवायरमेंट ही नहीं है, अगर एनवायरमेंट ही नहीं है तो टीचिंग लर्निंग होगा कैसे. सो यहाँ पे एनवायरमेंट भी जरूरी है. एनवायरमेंट के अंदर और भी बहुत चीजें आती है. सिर्फ कोचिंग का एग्जाम्पल क्यों लेना है, अपना भी एग्जाम्पल ले सकते हो. सपोज करो आपके घर में हायर एडुकेशन अलाउड ही नहीं है, आप बहुत लड़के पेपर दे रहे हो, छुप छुप आके पढ़ना पड़ रहा है. आपके अंदर अलग तरीके की मोटिवेशन होगी, आप अलग तरीके से परफॉर्म करोगे. कोई एक मम्मी है जो आपको सब खाने के लिए दे रही है, ना बेटा तू पढ़, तुमको पढ़ना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग तरीके से बच्चा पढ़ेगा. तो आपका कल्चर, आपका घर का एनवायरनमेंट, ये सब चीजें भी डिनोट करता है. देन एक बच्चा बीमार ही रहता है, वो भी एनवायरनमेंट में है. ये सारी ही चीजें फैक्टर्स ऑफ लर्निंग होती हैं, जो कि another क्वेश्चन पेपर में आता है. फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट योर लर्निंग, वो सब हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड करते हैं, कंटेंट से रिलेटेड करते हैं, लर्नर से रिलेटेड भी करते हैं और टीचर से रिलेटेड भी करते हैं. ओके, सो दे आर दीज 4 टाइप्स ऑफ पिलर्स जिनके थ्रू हम आगे चीजें पढ़ते हैं. क्लियर, क्या ये सबको समझ आ गया है या ओवरवेलमिंग हो गया है, क्योंकि हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स अभी सीख लिए हैं. सो क्लास में और कॉन्सेप्ट में नहीं कराऊंगी क्योंकि हमारे पास 10:30 तक क्लास है और ऑलरेडी हमने काफी कर लिया, बस इसी को ही खत्म करेंगे. तो अगर क्वेश्चन आ गया वेरिएबल्स से, तो आपको ये समझ आ गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है. यहाँ पे ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाले वेरिएबल्स हैं, आपके रिसर्च वाले वेरिएबल्स की बात नहीं हो रही है. एक चीज जो चेंज नहीं होती है वो टीचर है. वैसे तो टीचर भी बदलती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ऑफ कोर्स बच्चों के लिए अपनी तरीके भी बदलती है पढ़ाने की, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर है. डिपेंडेंट जो टीचर पे है वो स्टूडेंट है, और इंटरवीनिंग जो बीच बीच में इन्फ्लुएंस करता है वो करिकुलम है. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, या फिर एनटी का फेवरेट टॉपिक है, तो एफटी लिख देते हैं हम. ठीक है, मैक्सिम्स भी और ये भी दोनों ही इंपॉर्टेंट है. बट अभी तक हमने जितनी भी चीजें करी हैं, आई होप दैट इज क्लियर, चीजें समझ आ गई होंगी. ओके, सो यू आर कंफर्टेबल बोथ विद हिंदी एंड इंग्लिश, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. I'll try to be bilingual because I know हम लोग सब लोग हिंदी बोलते हैं ज़्यादा, तो बहुत ही कनेक्ट हो पाता है हिंदी में ही, एंड चीज़ें याद भी रहती हैं. बट ऑफ कोर्स I'll use words जो कि इंग्लिश के ही हैं, एंड I'll try to teach the things मतलब in both the languages, right? So with this I can wind up the class. I hope you guys
think that this was an interactive and an informative class, if you think that कुछ भी और तरीके से पढ़ना था, जो कि मैंने अभी बताया, constructive feedback is important. You give me that feedback. I have created slides for you. Some of the things we'll write. Sometimes we'll use slides. Sometimes we'll use pictures. And by the end of the session, by the end of the unit, I would say, you'll have a consolidate मटेरियल जिसको आप बारी बारी देख सकते हो. यू कैन केटर टू दैट मटेरियल एंड यू कैन स्टडी. आई एम नॉट सेइंग यू कैन ब्लाइंडली फॉलो एनी वन, एनी मटेरियल, एनी टीचर. ऐसा नहीं होता. NTA of course will ask questions that are unexpected, nobody knows about it, and your self learning is very important. You need to research yourself also further on the topics that we have studied. I am here to show you guidance, to be there with you. If there is anything that is not clear, I'll do that. I'll try to cover almost everything that is there under the sun, but still there are, there will always be a scope for improvement, and that scope should be filled by you, right? You need to be a very active learner. अगर कुछ नया पता लग रहा है, जैसे हो सकता है मैंने 5 to 6 पेपर्स एनालाइज करे हैं, अगर आपने हो सकता है 7-8 पेपर्स एनालाइज कर लिया, लेट मी नो मैम ये आया था, ये कर सकते हैं हम लोग. लेट्स बी वेरी इंटरैक्टिव. आई एम ऑल्सो ह्यूमन, सबकी कैपेसिटी है. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग. फिर भी अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक भी कर सकते हैं तो हम वो भी करेंगे, है ना. अगर लगता है कि ये चीज समझ नहीं आई तो हम दोबारा करेंगे. बट फॉर दैट आई रिक्वायर यू टू अटेंड द क्लास एंड मे बी वॉच इट इन द रिकॉर्डेड मोड इफ यू वांट टू, बट कम टू द क्लास एंड टेल मी ये नहीं हुआ. मतलब समवेयर और द अदर आई नीड फीडबैक सो दैट आई नो आई एम गोइंग इन द करेक्ट डायरेक्शन. अदरवाइज आई विल बी लॉस्ट. मतलब अगर कोई क्लास में नहीं आएगा तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी, और शायद कुछ चीज़ें ऐसा भी हो सकता है मैं ग्रांटेड ले लूँ कि ये तो आती ही होगी, या ये नहीं ही पता होगा तो बहुत बता दूँ जबकि वो आपको आता होगा. तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टडी टुगेदर. आई वॉन्ट एवरीवन टू गिव मी फीडबैक्स, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स दो. आके यहाँ पे टैब पे लिख दो, प्रोवाइडेड द कंडीशन इज क्लास चल रही हो. अदरवाइज कभी भी जाके लिखोगे तो ये पोर्टल पे नहीं आएगा, मतलब चैट में नहीं आता. तो यू जस्ट कम to the class, maybe interact for a few minutes and then go if you want to, but tell me the feedbacks, tell me the topics that you're not clear with, and also tell me कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. That's important for me and for you. With this I'll wind up. Thank you. Have a wonderful day everyone. So I hope this journey will be nice and happy and interactive, and I can assure you कि सब लोग का पेपर अच्छा जाएगा. This is something जो मेरे साइड से एफर्ट रहेंगे. So thank you and have a wonderful day. Keep studying, keep smiling, and I just want to see you in the next class. Bye bye.